हेलो फ्रेंड्स, नमो नमः, नमः संस्कृताय। स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र पे प्रश्नोत्तरी, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों। और जो है यह यूपी टीएसटी पीएसटी यूसी नेट के लिए और बीपीएससी तैयारी 3 के लिए यह जो है यहाँ जो प्रश्नोत्तरी बनेगा वह इम्पॉर्टेंट होगा। और बिहार स्टेट में भी यह प्रश्नोत्तरी मतलब यहाँ से प्रश्नोत्तरी बनता है। तो हमारा जो है कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन स्पेशली हमारा यूसी नेट और पीजीटी के लिए यूपी पीजीटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से आज हमारा जो है पहला भाग होगा, चैप्टर 1 पहला भाग है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी यूसी जो है नेट के लिए। तो हमारे चैनल का नाम है दोस्तों EMS क्लासेस 1 बाय माला मैम। को यदि आप सर्च में डालेंगे तो यह जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। यह हमारा जो है नोट्स के द्वारा हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। हमने नोट्स बनाए हैं अपने लिए, तो नोट्स के द्वारा ही हम प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कराएंगे दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो आप आंसर भी दे सकते हैं। यह वस्तुनिष्ठ टाइप में प्रश्नोत्तरी है, 4 ऑप्शन के साथ है दोस्तों। तो चारों ऑप्शन को देखते हुए प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को जो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आज का हमारा है, विद्वद्भिः कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य रचना काल स्वीकृत है। विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना किस काल में स्वीकार की है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हमारा ऑप्शन है, ए है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, बी है पंचम शताब्दी ईसा पूर्व, सी है प्रथम शताब्दी विक्रम संवत और डी है हमारा जो है तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों हमारा जो है विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो है रचना काल कितना स्वीकार किया है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि विद्वानों ने जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना काल को तृतीय शताब्दी स्वीकार किया है, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया है। ठीक है, तो आप आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर हमारा जो है डी सही होगा, यानी घ आंसर हमारा सही होगा पहले प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र विषय असंगत अस्ति। यहाँ पूछा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन असंगत है, जो उन्हें मैच नहीं खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है अधिकरण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण 15 अधिकरणों में बांटा गया है। और जो है अध्याय कितने हैं? तो 150 अध्याय है। और प्रकरण कितने? 180 प्रकरण है। श्लोक कितना है? 600 श्लोक है। अंग जो है सर्वाशुद्ध्या, यानी कि सभी शुद्ध है। तो इसमें कौन सा असंगत है? तो यहाँ पे कौन सा असंगत है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें जो है 15 अधिकरण पाए जाते हैं। ये अधिकरणों में बांटा गया है दोस्तों। तो इसमें पूछेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। कितने अध्याय हैं? तो 150 150 अध्याय है। ठीक है, और जो है कितने प्रकरण है? तो 180 प्रकरणों में बांटा गया है। और जो है 180 प्रकरण है और 150 अध्याय है और 15 अधिकरण है। और इसमें जो है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्यों में और यहाँ पे पद, यानी कि 600 श्लोक लिया गया है। इसमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में शास्त्र है दोस्तों, उसमें जो है 600 श्लोकों की जो है रचना हुई है। तो यहाँ पे जो है सर्वाशुद्ध है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सभी शुद्ध है, सर्वाशुद्ध है, इसमें असंगत कुछ भी नहीं, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है क्या सही होगा? डी हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि अंग को हम सही करेंगे। ठीक है, तो दूसरे का हमारा अंग सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पांचों जो है प्रश्न बनता है। पूछेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। कितने अध्याय है? तो 150 अध्याय है। कितने अध्यायों में बटा हुआ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? 150 अध्याय में। कितने प्रकरण में बटा हुआ है? तो 180 प्रकरण में। और कुल श्लोक संख्या कितनी है? तो 600 है। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रश्न जो है बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ से 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है दूसरे का अंग सही है। ठीक है, तो अंग को हम टिक करते हैं। आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारे दोस्तों है, अर्थशास्त्र से विषय समुचितम किम। अर्थशास्त्र के विषय में समुचित कौन सा है? इसमें जो है समुचित मतलब जोड़ा कौन सा सही है अर्थशास्त्र के अनुसार? तो यहाँ पे जो है हमने बताया कि जो अर्थशास्त्र में कुछ कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। तो चतुर्थ सप्तम अध्याय दसम अध्याय में क्या बटा हुआ है? ठीक है, तो प्रथम अधिकरण में क्या नाम है? प्रथम अधिकरण का क्या नाम है? द्वितीय अधिकरण का क्या नाम है? तृतीय अधिकरण का क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या सही है? ठीक है, तो जैसे चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है? क्या कंटक शोधक नाम है?
ब का जो है सप्तम अध्याय का क्या नाम है? सारगुण नाम है। दसम अध्याय क्या नाम है? तो दसम अध्याय का नाम यहाँ पे जो है दोस्तों क्या है? तो दसम अध्याय का नाम आबलियस है। तो क्या सही है? ठीक है, द्वादश है। तो दसम जो है क्या है? सांग्रामिक नाम है। तो क्या सही है? तो बताइए। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो उसका जो है मिलान सही है, मतलब वो जो है एक दूसरे से मैच कर रहा है। अ ब स द कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा कि सभी शुद्ध हैं। क्या है? यहाँ पे जो है सर्वा शुद्ध है, सभी जो है ऑप्शन सही है। चतुर्थ अध्याय का नाम कंटक शोध है। सप्त अध्याय का नाम सारगुण है और सप्त अध्याय का नाम संग्रामिक है। ठीक है, तो सभी अब एक दूसरे से मैच कर रहा है, सभी शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें 15 अधिकरणों को एक साथ क्रम से याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो है उसका जैसे बी से विनयाधिकारी हो गया, बी से विनयाधिकारी हो गया। यहाँ पे दोस्तों तो 15 अधिकरणों को हमने किया है। यहाँ पे एक छूटा हुआ है तो उसको हम सही कर देते हैं। तो बी से हमारा विनयाधिकारी हो गया। अ से हमारा जो है अध्यक्ष प्रचार हो गया। और ध से हमारा दोस्तों यहाँ पे धर्मस्थली हो गया। क से हमारा कंटक शोध हो गया। योग से हमारा योग वृत्त हो गया। मंडल से मंडल योनि हो गया। षड से षाडगुण हो गया। और व्यय से हमारा जो है यहाँ पे व्यय से हमारा यहाँ पे हो गया व्यसन, व्यय से व्यसनाधिकारी हो गया। ठीक है, और जो है यहाँ पे नौवां हमारा देखते हैं। नौवां हमारा यहाँ पे है अ से जो है नौवां हमारा अभियास्य कर्म हो गया। अभी से अभियास्य कर्म हो गया। सा से सांग्रामिक हो गया। दसवां है जो है 11वां हमारा वृत्त संगम, वृत्त से वृत्त संघ हो गया। आ से हमारा हो गया आबलियस हो गया। और जो है दुर्ग से दुर्ग दुर्ग लंबोपाय हो गया। और जो है हमारा 14वां जो है औ से हमारा जो है औपनिषादिक हो गया। और 5 10 15वां हमारा यहाँ पे दोस्तों है 14 हो गया। एक हमारा छूटा हुआ है तो यहाँ पे हम 15वां को लिख लेते हैं। 15वां हमारा यहाँ पे होगा 15 अधिकरण है। तो 15 हमारा तंत्र तंत्र युक्ति क्या है? तंत्र युक्ति हमारा जो है 15 है। ठीक है, तंत्र युक्ति। ठीक, तो यहाँ पे 15 नाम है जो 15 अधिकरण है। तो यहाँ पे हमारा पूछा था कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो यहाँ पे हमारा सारा एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से। चतुर्थ अध्याय का नाम कंटक शोध है तो हमने बताया सही है। सप्तम अध्याय का नाम साध संघ है तो यह भी हमारा सही है। और दसम अध्याय का नाम सांग्रामिक है तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा तीसरे प्रश्न का डी सही हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर दोस्तों। 3 प्रश्न हमारा संपन्न हुआ। चौथे प्रश्न को चलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो 15 अधिकारियों को पढ़ना होगा दोस्तों, सभी को याद करना है। ठीक है, चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां हमारा प्रश्न है कि विद्या भेद के विषय में असमुचित कथन कौन सा है? इसमें जो विद्या भेद दिया है इसमें असमुचित कथन कौन सा है? ठीक है, तो हमारा पहला क है मनुस्मृति ने त्रयी वार्ता दंड नीति माना है। बृहस्पति ने वार्ता दंड नीति माना है। शुक्राचार्य यानी औशनस ने दंड नीति माना है। और कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी माना है। तो यहाँ पे कौन सा जो है असमुचित है, मतलब कौन सा समुचित नहीं है? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो है कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी माना है, यह जो है असमुचित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। घ हमारा सही यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो है इस जो है शिक्षा के बारे विद्या के बारे में बताया गया है। कौटिल्य ने कितना माना है, अर्थशास्त्र में बृहस्पति ने कितना माना है, शुक्राचार्य ने कितना माना है और कौटिल्य ने कितना माना है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारे कौटिल्य ने 4 माने हैं। कितने माने हैं? 4 शिक्षा माने हैं, 4 प्रकार की शिक्षा माने। कौन कौन सा? पहला आन्वीक्षिकी है, दूसरा हमारा त्रयी है। ठीक है, पहला अनविच्छिकी है, दूसरा हमारा त्रयी है, तीसरा वार्ता है। ठीक है, तीसरा वार्ता है और चौथा दंड नीति है। दंड नीति यह हमारा 4 जो है विद्या के संबंध में कौटिल्य ने बताया है। ठीक है, 4। और मनुस्मृति ने 3 माना है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 उनका है कि त्रयी वार्ता दंड नीति जो है मनुस्मृति माना है। उन्होंने आन्वीक्षिकियों को त्रयी के अंतर ही रखा है। ठीक है, मनु ने आन्वीक्षिकी को कहा कि वह त्रयी के अंतर्गत ही रखे हैं। और बृहस्पति ने वार्ता और दंड नीति को जो है विद्या के भेद माने कि 2 ही भेद बताए हैं, वार्ता और दंड नीति। उन्होंने
जो है त्रयी और आंशिक को वार्ता के ही अंतर्गत रखा है। और शुक्राचार्य ने कहा कि दंड के माध्यम से ही हम विद्या संपन्न करा सकते हैं, यानी उन्होंने दंड को ही उन्होंने विशेष बल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्या माना है, तो 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता और चौथा दंड नीति। ठीक है, मनुस्मृति ने कितने प्रकार, अर्थशास्त्र में मनुस्मृति ने कितने प्रकार की शिक्षा विद्या माना है? 3 प्रकार का, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनेगा बृहस्पति ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की विद्या माना है, तो 2 प्रकार की, वार्ता और दंड नीति। चौथा है शुक्राचार्य का एक नाम औसनस है, तो औसनस नाम से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो हमारा बिहार या स्टेट में पूछा था। ठीक है, तो औसनस ने विद्या को के कितने भेद माने, तो एक भेद माने, दंड नीति। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे आंसर हमारा जो है घ सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा? घ सही होगा, क्योंकि कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्या माना है। ठीक है, तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां हमारा प्रश्न है आन्वीक्षिकी दर्शने नास्ति। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा है आन्वीक्षिकी दर्शने नास्ति। आन्वीक्षिकी का दर्शन मतलब आन्वीक्षिकी के अंतर्गत कौन सा नहीं है? नास्ति माने नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम, लोकायतन और न्याय दर्शन। तो क्या नहीं है दोस्तों? तो आन्वीक्षिकी के अंतर्गत 3 माना गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर हमारा है न्याय दर्शन को नहीं माना गया है। ठीक है, आन्वीक्षिकी के अंतर्गत न्याय दर्शन को नहीं रखा गया है। 3 लोग को रखा गया है आन्वीक्षिकी के अंतर्गत। कौन कौन से? ये 3 हमारे हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन के अंतर्गत चावार को ही लोकायत दर्शन करते हैं। ठीक है, जो है चावार के लोग जो थे वह जो है लोकायत दर्शन को महत्व देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन, योग दर्शन और जो है लोकायत दर्शन को आन्वीक्षिकी के अंतर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा आन्वीक्षिकी के अंतर 3 लोग का दर्शन होता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और लोकायत दर्शन। किसका नहीं होता है? तो न्याय दर्शन उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी सही है। नहीं में आंसर पूछा है तो नहीं में हमारा डी है, 3 हमारा ऑप्शन सही है। पूछेगा यहाँ पे आन्वीक्षिकी के अंतर्गत कितने हैं, किसको रखा गया है, तो सांख्य दर्शन को रखा गया है, योग दर्शन को रखा गया है और लोकायत दर्शन को रखा गया है। ठीक, तो हमारा आंसर जो है घ सही होगा। ठीक, एक हमारा नहीं में तो घ सही होगा। पूछेगा कितने रखे गए, तो 3 रखे गए हैं, तो तीनों सही है। और तीनों का नाम कौन कौन सा, तो तीनों नाम यहाँ पे रखा गया बताया गया दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो 5वां का हमारा घ सही है। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां हमारा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है दोस्तों, शस्त्र आजीवो भूत रक्षणम कस्य विषय। शस्त्र शास्त्र जो था उसके उसके भूत रक्षणम कस्य किसके विषय में है। ठीक है, तो किसके विषय में है? जो शस्त्र मतलब शस्त्र के बल पर जीवों की रक्षा करे, जो प्राणी है उसकी रक्षा किसका विषय है। ठीक है, शस्त्रों के द्वारा और प्राणियों की रक्षा जो करना किसका विषय है, तो क्षत्रियों का विषय है, ब्राह्मणस का विषय है, वैश्यनस का विषय है, शूद्रक जो है क्षुद्रस का विषय है। तो किसका विषय? कौन लोग हैं जो शस्त्र के द्वारा अब प्राणियों की रक्षा करते थे? तो आंसर क्या होगा सही? यहाँ पे आंसर हमारा क्षत्रिय लोग जो थे, जो है शस्त्र के द्वारा सभी प्राणियों की रक्षा करते थे, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछा गया मतलब उसके अंतर्गत प्रश्न है, तो उसके अंतर्गत जो है ये हमारा प्रश्न बन रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है क सही है। ठीक है, क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, ब्राह्मणों का ज्यादा अध्ययन और अध्यापन का कार्य करना होता है, वैश्य जो है दोनों की सेवा करते हैं, सभी खेती कृषि इत्यादि करते हैं, और शूद्र जो है तीनों वर्ग की सेवा करते हैं। ठीक है, यह हमारा जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क आंसर सही 6वें का। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था विस्तृत वर्णन प्राप्ति। जो है अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत प्राप्त होता है विस्तृत वर्णन? त्रय के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन अ है त्रयी के अंतर्गत प्राप्त होता है, ख है वार्ता के अंतर्गत प्राप्त होता है, ग है आन्वीक्षिकी के अंतर्गत प्राप्त होता है, घ है दंड नीति के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो किसके अंतर्गत जो है अर्थशास्त्र में
वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो आंसर क्या सही है दोस्तों? तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे सही होगा अ क, यानी कि त्रय के अंतर्गत जो है वर्ण व्यवस्था को रखा गया। किसमें पूछेगा, किसके अंतर्गत है? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को त्रय के अंतर रखा गया है। ठीक है, त्रय के अंतर्गत आएगा, इसमें वैदिक साहित्य और प्लस वर्ण व्यवस्था का दोनों का वर्णन है। ठीक है, किसमें? त्रय में। ठीक है, त्रय के अंतर्गत वैदिक साहित्य और वर्ण व्यवस्था दोनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है क सही होगा। 7वें प्रश्न का आंसर क सही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। वर्ण व्यवस्था पूछा है, का विस्तृत वर्णन प्राप्त है, तो त्रयी प्राप्त है। किससे पूछा है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो हमारा क सही है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि कृषि पशुपालय वाणिज्य च रिक्त स्थाने पूर्ति। ठीक है, कृषि पशुपालन के वाणिज्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 4 है। क हमारा है त्रयी, ख है वार्ता, ग है दंड नीति और घ है आनुवंशिकी। इसमें पूछा है, पहले हो गया कि वर्ण व्यवस्था किसके अंतर रखा गया है? तो त्रयी के अंतर रखा गया है। वैदिक साहित्य और वर्ण व्यवस्था त्रयी के अंतर रखा गया है। ठीक है, दूसरा है वार्ता, तो वार्ता के अंतर्गत क्या है? कृषि पशुपाल और वाणिज्य का कार्य होता है। दंड नीति के अंतर्गत दंड दिया जाता है और आनुवंशिकी के अंतर्गत सांख्य योग और लोकायतन को रखा गया है। ठीक है, तो यह 4 जो शिक्षाएं जो है कौटिल्य ने रखा है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है? वैदिक साहित्य के बारे में त्रयी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और वर्ण व्यवस्था को पढ़ाया जाता है। वार्ता के अंतर्गत कृषि कैसे करें, पशुपालन की और वाणिज्य व्यापार कैसे करें, इन सारी जो क्रियाएं वार्ता के अंतर्गत रखा गया है। और दंड के माध्यम से हम शिक्षा किस प्रकार दें, और दंड नीति के अंतर्गत रखा गया। और वानविचकी के अंतर्गत सांख्य योग और लोकायतन का वर्णन किया, किस प्रकार हम दर्शन को पढ़ें। तो आनुवंशिकी, तीनों दर्शन को जो है आनुवंशिकी के अंतर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा है, प्रश्न को देखते हैं कि कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च, कृषि और पशुपाल वाणिज्य का विषय जो है यहाँ पे क्या भरा जाए, किसके अंतर्गत है? तो हमारा जो है वार्ता के अंतर्गत है। ठीक है, यानी ख ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे चारों प्रश्न बने हैं, चारों का आंसर हो गया। त्रयी के अंतर्गत जो है वैदिक साहित्य और वर्ण व्यवस्था रखा गया है। वार्ता के अंतर्गत कृषि पशुपाल और वाणिज्य को रखा गया है। दंड नीति के अंतर्गत दंड को रखा गया है। आनुवंशिकी के अंतर्गत सांख्य योग और लोकायतन को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार चार प्रश्न है, चारों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जो है ख हमारा सही हो। ठीक है, 8वें का हमारा ख सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ख आंसर सही हो रहा है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। उम्मीद करें ये आपको प्रश्न का आंसर समझ में आ रहा होगा, और जो है 4 क्वेश्चन यहाँ से कैसे बने, ये 4 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे दोस्तों, आनुवंशिकी त्रयी वार्ता योग 6 में साधनों रिक्त स्थान डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। आनुवंशिकी के अंतर्गत त्रयी वार्ता लोकक्षेम यह साधन किसके अंतर्गत है? तो यह जो है आनुवंशिकी के अंतर्गत जो है सभी रखे गए हैं। तो कि दंड नीति के दंड के माध्यम से जो है आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकी त्रयी और वार्ता को एक साथ हम रख सकते हैं। यानी कि त्रयी के अंतर्गत जो विद्या दी जाती है, और आनुवंशिकी के अंतर्गत जो दर्शन है, और वार्ता के अंतर्गत कृषि और व्यापार को हम किस प्रकार करें, यह सभी जो है यदि दंड नीति, इसमें दंड नीति लागू कर दिया जाए, तो दंड नीति के माध्यम से हम तीनों को जो है कंट्रोल करके तीनों पर हम कार्य आसानी से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है हमारा जो औसनस है, उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये तीनों आनुवंशिकी त्रयी वार्ता, यह तीनों किस में समाहित है? दंड नीति में। यदि दंड उसमें यदि बच्चों को दंड दिया जाए, तो दंड के माध्यम से वो बच्चा जो है सभी प्रकार को शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। तो उन्होंने आनुवंशिकी त्रयी वार्ता तीनों को जो है दंड नीति के अंतर्गत समाहित कर दिया है। ठीक है, पहले तो था कि आनुवंशिकी त्रयी वार्ता दंड नीति जो है कौटिल्य ने शिक्षा को 4 भेद प्रकार बताए। मनु ने एक छोड़ दिया, आनुवंशिकी को छोड़ दिया, त्रयी वार्ता और दंड नीति को रख लिया। तो उसके बाद जो है बृहस्पति ने त्रयी को भी छोड़ दिया, और अंत में जो है औसनस ने जो है 3 को छोड़ दिया और दंड नीति को लागू किया। उन्होंने कहा यह तीनों जो है दंड नीति में समाहित है। ये 6 पूछा है, तो दंड नीति हमारा आंसर क्या सही है? ग सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो है ग सही है। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां हमारा प्रश्न यहाँ पे,
लाभार्था लब्ध परिच्छति रचित वर्धनी इति कह। यहाँ पूछा है अलब्ध जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ठीक है, यहाँ पे है अलब्ध जो प्राप्त नहीं है उसको लाभार्था उसको प्राप्त करना, लब्ध परिचय जो प्राप्त हो गया उसकी परीक्षण करना, और जो है जो जो उसके रक्षा करते विवर्धनी इति क, तो किसके अंतर्गत ये रखा गया है। ठीक है, तो जो लब्ध नहीं है जो प्राप्त है उसको प्राप्त करना, जो लब्ध है उसकी रक्षा करना, किसके माध्यम से हो सकेगा। तो आंसर हमारा जो ऑप्शन 4 है दंड नीति, क दंड नीति, ख त्रयी, ग वार्ता और जो है घ आन्वीक्षिकी। तो आंसर क्या सही है, आंसर हमारा जो है ये सही है, दंड नीति के अंतर्गत यह तीनों रखा गया, यानी कि जो प्राप्त है उसको प्राप्त कर सकते हैं दंड नीति के माध्यम से, और जो प्राप्त हुआ है उसको हम उसकी रक्षा कर सकते हैं दंड के माध्यम से। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शनर्स ने दंड के माध्यम से यह सभी चीज़ों को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, यह इन्होंने बताया है विद्या के माध्यम से, दंड नीति के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे जो है 10वें का आंसर हमारा क सही है। ठीक है, 10वें का क आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरह। 11वां प्रश्न है तीक्ष्ण दंड ही उद्वेजनीय। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है तीक्ष्ण दंड के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, तीक्ष्ण दंड ही उद्वेजनीय मतलब तीक्ष्ण दंड के माध्यम से किसको हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन क है प्रजा नाम प्रजा की, भूता नाम भूतों की, राजा नाम राजनम की, स्त्रियाणाम स्त्रियों पर जो है तीक्ष्ण दंड लगा सकते हैं, भूतों पर, राजाओं पर, स्त्रीणाम पर, किस पर। तो हमारा यहाँ पे आंसर है जो राजागढ़ होते हैं वो तीक्ष्ण दंड किस पर लगाते हैं, भूता नाम यानी प्राणियों पे। ठीक है, प्रश्न जो है अर्थशास्त्र के अनुसार चल रहा है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र में यह बताया गया तीक्ष्ण दंड जो है यदि राजा लोग किसको तीक्ष्ण दंड देते हैं, तो जो है प्राणियों को, भूता नाम यानी कि प्राणियों को तीक्ष्ण दंड के माध्यम से इसको जो है देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ख ऑप्शन सही है 11वें प्रश्न का। ठीक, आगे चलते हैं, ख सही है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न यहाँ पे है कौटिल्य मते वर्गेशु चतुर्वर्गेशु प्रधानतम कह। ठीक है, जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के मत के अनुसार चतुर्वर्ग का प्रधानतम कौन प्रधान है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य मत के अनुसार चतुर्वर्ग का प्रधान क्या है, प्रधान किशोर का 4 वर्ग होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है हमारे, तो इसके अंतर्गत इसका प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार इसका प्रधान क्या है। ऐसे तो धर्म अर्थ काम के अंतर्गत जो प्रधान होता है तो काम को प्रधानता दी गई है, लेकिन यहाँ पे कौटिल्य मत के अनुसार किसको प्रधानता दी गई है, तो अर्थ को प्रधानता दी गई है। किसको प्रधानता दी गई है, आंसर हमारा ख सही, अर्थ को प्रधानता दी गई है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि अर्थ होगा, यदि हमारे पास अर्थ है, धन है, तो धन के माध्यम से हम धर्म भी कर सकते हैं और काम की भी जो है पूर्ति कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जो हम चाहें अपने सुविधा के अनुसार अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे पास अर्थ होगा तब। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अर्थ के माध्यम से हम धर्म को भी समाहित कर सकते हैं और काम को भी। यदि हमारे पास अर्थ नहीं, धन नहीं, तो हम धर्म भी नहीं कर सकते और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पूछा है कौटिल्य मते चतुर्वर्गेषु प्रधानतम, कौटिल्य का जो 4 भागों में जो कौटिल्य बांटे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन्होंने किसको प्रधानता दी है, तो अर्थ को प्रधानता दी है। किसको दी है दोस्तों, अर्थ को प्रधानता दी है। ठीक है, तो हमारा ख आंसर सही है। ठीक है, यह दोनों जो है कौन है, धर्म और अर्थ के अंतर्गत क्या है, अर्थ के अंतर्गत यह दोनों, यदि अर्थ हमारे पास है तो हम जो है धर्म भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं और जो है अपनी इच्छाओं को भी पूर्ति कर सकते हैं, अपनी जो हमारी काम इच्छाएं उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। यदि हमारे पास जो है धन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है कौटिल्य ने अर्थ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया अपने चतुर्वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसे सामान्य में जो है किसकी महत्व है, तो सामान्य में हमारे जो काम की महत्व, चारों में काम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि काम के अंतर्गत जो है गृहस्थ के अंतर्गत जो है सभी एक दूसरे पर समाहित है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है ख सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य मत के अनुसार पूछा तो अर्थ सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है अर्थाश्रित चतुर्वर्गेषु क, अर्थ जो है किस पे आश्रित है, चतुर्वर्ग के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए है धर्म अर्थ, बी है धर्म काम, ग है अर्थ काम और जो है घ है धर्म मोक्ष। ठीक है,
तो चतुर अर्थ जो है, अभी हमने बताया अर्थ के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो किसको रखा गया है, धर्म और काम को, यानी कि ख ऑप्शन सही है। ठीक है, अर्थ के अंतर्गत धर्म और काम को समाहित किया गया है। तो 13वें प्रश्न का ख आंसर हमारा सही है। ठीक है, 13वें प्रश्न का ख आंसर हमारा सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया अर्थ के अंतर्गत जो है, अर्थ के अंतर्गत ही हमारा जो है धर्म और काम को रखा गया है। ठीक ठीक, तो 13 का हमारा जो है ख सही है। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों 14 प्रश्न की चलते हैं। 14 प्रश्न है, उबधा परिच्छरेषु नास्ति। उबधा में यानी कि जो जो परिच्छर होता है, ठीक है, यदि हम किसी गुप्तचर को रखते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत गुप्तचर की सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, तो जो हम गुप्तचर रखते हैं उसका परिच्छर हम किसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो उबधा परिच्छिरस्तु नास्तु, उबधा जो हम परिच्छर करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक है, तो धर्म उपधा का अर्थोपधा, कामोपधा, मोक्षोपधा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है हमारा जो है मोक्षोपधा नहीं आती है। ठीक है, यदि हम किसी गुप्तचर को रखेंगे दोस्तों, तो उसको धर्म भी बताना होगा, अर्थ भी देना होगा और उसकी इच्छाओं की भी पूर्ति करना होगा। तो ये तीनों तो जो है ये उपधा परिचय के अंतर्गत तीनों आते हैं। किसी गुप्तचर को रखने के लिए तीनों चीज़ जरूरी है, लेकिन मोक्ष इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नास्ति में पूछा तो मोक्ष हमारा जो है घ आंसर सही है। मोक्ष जो है मोक्ष को नहीं रखा गया है। ठीक है, धर्मोपधा को रखा गया, अर्थोपधा को रखा गया, कामोपधा को रखा गया है उपधा परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो है 14 का घ आंसर हमारा सही है। ठीक है, 14 क्या सही है, घ आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, गुप्तचर नियुक्ति कस्मात परम क्रियते। गुप्तचर की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है। ठीक है, अभी हमने बताया गुप्तचर की अंतर्गत उपधा परीक्षर परम, यानी कि पहला है संस्कारात परम, उपधा परम, शुद्ध शुद्ध अधिकराम और जो है दिनश प्रारंभी। कैसे होता है गुप्तचर की नियुक्ति, तो उपधा परिक्षणम परिक्षणात परम, उपधा के अंतर्गत होती, उपधा परिक्षर के अंतर्गत होती है। तो उपधा परिक्षर कैसे होता है, धर्मोपधा होता है, कर्मोपधा होता है और अर्थोपधा के अंतर्गत जो है गुप्तचर की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत। हमारा यहाँ पे ख आंसर सही होगा, जो है उपधा परिक्षणात परम। ठीक है, तो गुप्तचर नियुक्ति कस्मात परम क्रियते, तो उपधा परिक्षणात परम, उपधा परिक्षर के अंतर्गत गुप्तचर की नियुक्ति होती है। ठीक है, उपधा परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धर्मोपधा, कर्मोपधा और जो है अर्थोपधा। कौन नहीं होता है, तो मोक्षोपधा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, कौटिल्य मते गुप्तचर कति विधा। कौटिल्य के मत के अनुसार गुप्तचर की कितनी विधाएं, कितने प्रकार की होती हैं। ए है त्रिविधा, बी है नौविधा, घ है चतुर्विधा और घ है द्विविधा। तो कितनी विधा है, 2 विधा। कितनी विधा है दोस्तों, द्विविधा। आंसर हमारा क्या सही है, द्विविधा। ठीक है, कौन कौन सा है, पहला हमारा हो गया संस्था, दूसरा हमारा हो गया संचार विधा। संस्था के अंतर्गत स्थायी निवासी होते हैं। ठीक है, यह स्थायी निवासी होते हैं, एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते हैं। और जो है संचार संस्था के अंतर्गत अलग 5 होते हैं जो भ्रमण करते हैं। ठीक, घूम घूम कर गाँव समाज लोगों के बीच में रहकर गुप्तचरी करते हैं और समाज को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और जो संस्थागत होते हैं वो एक जगह एक कुटिया बनाकर या एक स्थान पे किसी शून्य स्थान पे निवास बनाकर वहाँ पे रहकर गुप्तचरी करते हैं। राजा जो है राजा को अपनी सूचनाएं देते हैं कि उसके बारे में समाज जनता क्या सोचती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुप्तचरों, कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों को 2 भाग कर दिए गए, एक संस्था गुप्तचर और एक जो है संचार संस्था गुप्तचर। संस्था का अर्थ होता है जो स्थायी एक स्थान पे निवास करते हैं, और संचार का अंतर्गत होता है जो भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो भ्रमण के अंतर्गत कितने हैं, तो भ्रमण के अंतर्गत हमारे 5 हैं। कितने हैं, 5 है, और इसकी संस्था के अंतर्गत 6 हैं। यानी कि संस्था के अंतर्गत 6 गुप्तचर हैं और जो संचार संस्था के अंतर्गत जो भ्रमण करते हैं 5 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है पूछ लेगा संस्था के अंतर्गत कितने गुप्तचर है, तो 6 गुप्तचर है। और जो है
संचार के अंतर्गत कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, दो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इधर से बन रहे हैं। और कौटिल्य मत के अनुसार गुप्तचर कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं, संस्था और संचार संस्था। संचार संस्था के अंतर्गत कितने गुप्तचर है, 6 गुप्तचर है। और जो है संचार संस्था जो भ्रमण करते हैं उनके अंतर्गत कितने गुप्तचर है, 5 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पे प्रश्न बनेगा। आंसर हमारा यहाँ पे होगा घ, आंसर सही है, 2 विधा है। ठीक है, कितने हैं, 2 विधा है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, कौटिल्य मते संस्थासु नास्ति। कौटिल्य मत के अनुसार संस्था नहीं है। तो संस्था के संस्थासु के अंतर्गत कितने हैं, कौन नहीं है, तो पहला काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस, सर्वाशुद्धा। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है संस्था के अंतर्गत हमने बताया 5 है। यहाँ पे कौन नहीं पे है, तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा होगा सर्वाशुद्ध है, सभी शुद्ध है, सभी सही है, इसमें नहीं नहीं है, यानी कि सभी जो है शुद्ध हैं। तो कितने प्रकार के यहाँ पूछा, संस्थासु, संस्था के अंतर्गत कितने गुप्तचर है, तो 5 है। काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस, 5 है। ठीक है, काप्टिक में काप्टिक के अंतर्गत जो हमारे आते हैं, ठीक है, तो काप्टिक के अंतर्गत यहाँ पे जो है जो है एक लाइन बनती है दोस्तों, तो जो होता है परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्रस काप्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे काप्टिक शब्द बनता है, तो काप्टिक छात्र, तो काप्टिक छात्र, तो छात्रों को पढ़कर हम जो है काप्टिक के अंतर्गत रख लेते हैं। ये दूसरों के रहस्यों को जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ होता है और विद्यार्थी का वेशभूषा रहने वाला और गुप्तचर का कार्य करता है, यह हमारे जो है काप्टिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि छात्र का वेशभूषा धारण किए रहते हैं और जो है गुप्तचर का कार्य करते हैं, वो काप्टिक होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है, जो हमारा है उदास्तिक होता है, तो उदास्तिक का क्या कार्य है, यह जो है प्रावृज्या घूम घूम कर जो है गुप्तचर करते हैं, यानी कि बुद्धिमानी, सदाचारी, उदास सन्यासी की भेष में रहने वाले गुप्तचर का नाम है। ठीक है, यह जो गुप्तचर है को धन, मान और सत्कार से संतुष्ट कर मंत्री उससे जिस किसी को भी हानि मतलब करते हुए वहाँ पे जो है गुप्तचर करते हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाते, अपने सूचनाओं को राजा तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और गृहपति जो है कृषि का कार्य करते हैं, जो गुप्तचर होते हैं एक स्थान पर रहते हैं, कृषि का कार्य करते हैं और जो है वहाँ से भी जो है राजा को सूचनाओं को पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे हमारा है जो है वैदेहक, जो है वाणिज्य का कार्य करते हैं, व्यापारी कार्य करते हुए गुप्तचर का कार्य करते हैं। और जो है जो तापसी रहते हैं वो जो है अपने मुंडो यानी कि मुंड धारा रहते हैं, अपने बालों को छिलवाए रहते हैं और वह भी जटाएं रखते हैं, 2 तरह के रहते हैं। एक जो है मुंडक रहते हैं, यानी बाल जिनके पास नहीं रहता है, और एक जो है जटाएं रखे रहते हैं। ऐसे गुप्तचर भी जो है तापस के अंतर्गत आते हैं। तो 5 प्रकार के हैं, काप्टी, उदास्ती, गृहपति, वैदेहिक और तापस, यानी कि यहाँ पे सर्वाशुद्ध है, सभी शुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 17 प्रश्न हो गया। 17 प्रश्न में जो यहाँ पे हमारे 5 है, 5 ऑप्शन है, तो पाँचों ऑप्शन से 5 प्रश्न बन रहे हैं। काप्टी के अंतर्गत वह छात्र आते हैं जो गुप्तचर का कार्य करते हैं, छात्र के भीष्म रहते हैं। उदास्तिक जो है प्रावृज्या घूम घूम कर जो है घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं, अपने जो है गुप्तचर का कार्य करते हैं। गृहपति एक स्थान पर रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं, गाँव के बीच में घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कृषि का कार्य करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ से गुप्तचर का कार्य करते हैं। और वैदेहक जो है वाणिज्य का व्यापार करते हुए गाँव-गाँव में जाते हैं, व्यापार के माध्यम से गुप्तचर का कार्य करते हैं। और तापस जो है मुंडो यानी कि मुंड धारण करके या जटाएं रखकर जो है वह जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सर्वाशुद्ध है, सभी शुद्ध है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सर्वाशुद्ध, सभी शुद्ध हैं। ठीक है, 17 का हमारा जो है च सही है। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है, संचारः संस्थाया प्रकारः नास्ति। संचार संस्था के प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, जो है संस्था के 5 है। संचार संस्था जो भ्रमण करते हैं, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन है अह, कह, त्रयी, तिच्र, रसद, परिवाज्रिक, मुंडो, ब्रिशली, वैदेहिक और तापिस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है नहीं पूछा है। तो संचार संस्था के अंतर्गत जो है यहाँ पे हमारा जो वैदेहिक तापस नहीं है। ठीक है, जो संचार करता है, जो घूम घूम करता है, तो यह जो है जो स्थायी संचार जो है एक स्थान पर रहता है, तो ये हो गया।
संचार संस्था प्रकार नास्ति, तो यहाँ पे हो गया संचार संस्था के अंतर्गत छ होता है। और जो है कौन संचार संस्था के अंतर्गत नहीं है, तो हमारा हो गया जो हो गया वदेहक और तापस नहीं है। और जो है त्रयी और जो है रसद और जो है मुंडो और बिजली, त्रयी तीक्ष्ण रसद परिवाजरिक मुंडो और बिजली, यह जो है संचार संस्था है। संस्था मतलब एक स्थान पे रहती है, 6 प्रकार के होते हैं। और जो भ्रमण करते हैं वह एक है, वदेहक और तापस ये है। और 6 प्रकार के त्रयी तीक्ष्ण रसद परिवाजरिक और मुंडा बिजली, ये 6 प्रकार के होते हैं जो भ्रमण करते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो अपने देश में रहने वाले ऐसे उपद्रव के माध्यम से भ्रमण करते हुए जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 18 प्रश्न हो गए दोस्तों। आज इतना ही रहेगा, 18 प्रश्न ही रहेगा। कल जो है इसके आगे हम जो प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो आज का प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि और छात्रों के साथ जो है पहुँच सके, वह देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता। दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।